जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 42 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 1 अप्रैल 2021 को जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। और एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। ग्रुप डी की सारी पीडीएफ है वो अपलोड कर रखी है और एसएससी जीडी की भी इसमें आपको अपलोडेड मिलेगी। और आपका एनटीपीसी का जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे है वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड हो रही है, तो उनकी भी जो पीडीएफ है वो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात आपकी टेस्ट सीरीज की, एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी है, भी टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी है, तो वहां से जाकर के आप है वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, तापी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो तापी नदी का उद्गम स्थल है वो सतपुड़ा हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी वह यानी यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो x का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्या है, 588 आपके पास में वो संख्या है और 588 को आप कितने से गुणा करें कि यहाँ पे जो इसका मान है वो क्या आ जाए, इसका मान एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर अंतर्गत आ जाए। अब इसके अंदर देखो भी इसके आपको क्या है, 500 जो 88 संख्या दे रखी है 588, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करो आप पहले इसके, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूआ 4 और उसके बाद में बच गया 1 2 ने 18 और फिर ये चला जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से दोबारा से चला जाएगा, फिर 2 एकम 2 और फिर ये चला जाएगा 2 चौके 8 और 2 साते 14, फिर 3 से चला जाएगा तो 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 निम 18 और 3 निम 27, फिर चला जाएगा ये 7 से, फिर 7 फिर 7 फिर 1। अब इसके अंदर आपको देखना ये है भी किसके पेयर नहीं बने, यानी जोड़ा यहाँ पे देखो भी एक जोड़ा 2 का जोड़ा बन गया और 7 का भी जोड़ा बन गया, जोड़ा बना किसका नहीं है, तो 3 का नहीं बना। तो यहाँ पे क्या है, इस संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भी नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेष कर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है और इसे प्राय किस नाम से जाना जाता है? तो केरल और कर्नाटक के अंदर इसे है वो अमर वर्षा के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको मैं हिंदी बता देता हूं भी इसकी हिंदी क्या पूछा है ये, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर तो इसमें बोला गया भी हिंदू मंदिर का कौन सा भाग बड़ी संख्या में पूजा करने वालों के लिए स्थान शामिल करता है? तो हिंदू मंदिर का जो मंडप भाग होता है ना, हिंदू मंदिर का जो मंडप भाग होता है वो बड़ी संख्या में पूजा करने वालों के लिए स्थान शामिल रहता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हैदर अली कहाँ के शासक थे भी? तो हैदर अली है वो मैसूर के शासक थे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो ये
काकरा पार है, ये नाभिकीय शक्ति रिएक्टर है, वो गुजरात में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है और उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सका है। अब इसके अंदर ये क्या है, एक घनाभ है भी। अब ये घनाभ है तो घनाभ का यहाँ पे सबसे लंबी छड़ी है वो क्या होगी, एक विकर्ण होगी। तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर प्लस में ऊंचाई की स्क्वायर, और ये क्या आ जाता है रूट के अंदर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर यानी 25, और ये आ जाएगा रूट के अंदर। तो ये टोटल योग करोगे तो 50 हो जाएगा, 50 रूट के अंदर आ जाएगा। अब 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 25, 2 इंटू 25, तो इसमें 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 रूट 2, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। यदि पार्टी में 84 पुरुष है, यदि पार्टी में 84 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो पुरुषों की यहाँ पे संख्या कितनी है, अनुपात कितना, 4 है, तो 4 बराबर 84, 4 बराबर 84, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे 3 का मान ज्ञात करना है, तो 21 या 63, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से के प्रति जवाबदेह होती है। तो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति है वो यहाँ पे जवाबदेह होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, सामूहिक रूप से तो वो लोकसभा की प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती है। अगला देखो भी आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे, 3 नियम। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिल्म कुंजांगल, फिल्म का नाम है कुंजांगल को 50वें अंतरराष्ट्रीय, ये 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट पे चलो। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है। 5 छात्र हैं ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा है, सी है वो पंक्ति के बीचों बीच बैठा है, तो 2 इसके इधर हो जाएंगे और 2 ही इसके दाईं ओर हो जाएंगे। अब इसने बोला भी ई डी और सी के क्रम से, यानी ई है वो डी के तो क्या है, डी के तो दाईं ओर है और सी के क्या है, बाईं ओर है। तो सी के बाईं ओर है तो सी का तो बायां ये हो जाएगा, ठीक है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, और डी के दाईं ओर है तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी बी अंतिम छोर पर नहीं है, तो इसका मतलब बी यहाँ पे आ जाएगा और बच गया एक ए यहाँ पे आ जाएगा। इनमें से कौन सा ए के बाईं और तीसरा है, तो ए का बायां कौन सा हुआ ये, और पहला दूसरा और तीसरा कौन है, ई, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है, तो वो हो जाएगा मेंटल। पृथ्वी का मेंटल भाग है वो क्या है, मैग्मा का मुख्य रूप हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया PSLV C37, PSLV C37 है जो कि एक यान है, ने उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया है। तो वो 104 जो उपग्रह है उसको सफलतापूर्वक लेके जाने का जो कार्य किया है वो PSLV C37 ने किया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है कि दी गई आकृति, जो दी गई आकृति में यदि छायांकित जो क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो पूरे वर्त के क्षेत्रफल के 70% के बराबर है, यानी ये जो छायांकित भाग है ये क्या है, पूरा जो वर्त आपका उस वर्त के 70% के बराबर है, तो x डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी पूरा यहाँ पे 100% के बराबर कितना होता है भी, 360 डिग्री का होता है ये एक सर्कल, ठीक है। अब 1% का मान कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, 30% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा है वो 70% के बराबर है, तो आपको तो ये ज्ञात करना है। तो ये पूरा 70% के बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक है, तो ये 30% का रह गया। तो 1% का मान 3.6, तो 30% का मान कितना हो जाएगा, तो 0, 6 18 और 3 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा, एक के बाद में पॉइंट लगे तो 108 डिग्री आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे बताना है, उपरोक्त आकृति में BO और CO क्रम से कोण BDC, DB और C, यानी ये जो कोण है इस कोण को समद्विभाजक करते हैं, और BCE,
बी सी और ई यानी इस कोण और इस कोण को क्या करता है, ये समद्विभाजक करता है। कोण ये समद्विभाजक है यानी इनको दो पार्टों में डिवाइड करता है। कौन? बी ओ और सी ओ, ये इसको क्या है, दो पार्टों में डिवाइड करता है। एक्स का मान आपको बताना भी कितना होगा। अब इसके अंदर देखो भी, ये जो भुजा है यहाँ पे जो समद्विभाजक हो रहा है इसके अंदर, यानी ये क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजक दो समान पार्टों में डिवाइड कर रहा है। दो समान पार्टों में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा क्या है, पहले बराबर होगी भी, और सामने यानी जो ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब ये कितना है, ये 52 डिग्री का है। आपको पता है अभी यहाँ पे ये जो कोण है और ये जो कोण है वो 180 में से घटा दो, तो 180 में से 52 डिग्री घटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 8 और ये बच जाए 17 में से 5 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा अभी, 128 हो जाएगा। 17 में से 5 जाएगा 128, तो यहाँ पे हो जाएगा 128 डिग्री, यानी ये टोटल जो कोण है बी और सी ये कितना हो जाएगा, 128 हो गया। अब 128 का आधा करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 4 और 2, यानी ये चला जाएगा 6 और 2 62 आ जाएगा भाई, 64। तो ये 64 डिग्री का आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा, 64 डिग्री का आ जाएगा। अब आपको पता है, क्या पता है भी, ये जो पूरा सर्कल है इसके ऊपर पूरा जो सरल रेखा के ऊपर बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, जिसमें से 64 डिग्री यहाँ पे है और 64 डिग्री यहाँ पे है। तो ये नीचे वाला कितना बन गया, कौन सा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कितना बन गया, तो ये आपका बन जाएगा 180 में से 64 निकाल दो, तो 180 में से 64 निकालोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा अभी, 10 में से 8 गया 6 और ये हो जाएगा 17 में से 6 गया तो ये आपके पास में 116, यानी ये आपके पास में पूरा 116 बच गया। कहाँ से, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 116 डिग्री आ गया। अब ये क्या है, ये जो बी ओ जो रेखा है ये इसको दो पार्टों में डिवाइड करती है, दो समान पार्टों में डिवाइड करेगी तो 116 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 116 का आप आधा करो तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 2 10 और 58 डिग्री आ गया, यानी 58 डिग्री यहाँ पे बचेगा आपके पास में और 58 डिग्री ही आपके पास में ये बचेगा। और इसी प्रकार से इस साइड में हो जाएगा अभी 58 डिग्री ये बनेगा और 58 डिग्री ही ये बनेगा। अब आपको ये कोण ज्ञात करना है, तो आपको किसी त्रिभुज के दो कोण आपको पता है तो तीसरा कोण आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 58 और 58 116 हो गया। अब तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो इसमें से आप क्या है 116 माइनस कर दो तो ये आपके पास में 64 डिग्री आ जाएगा, जो कि एक्स का मान 64 डिग्री, एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो यह है खाद्य प्रसंस्करण। कौन सा है भी, खाद्य प्रसंस्करण, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे एक हार्ट का यानी दिल का ऑप्शन दे रखा है, दिल का जो डायग्राम दे रखा है उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है भी ए की स्क्वायर और इंटू बी और भाग 2 ये है, और यहाँ पे जो आपके पास में इस डायग्राम का जो मीन अर्थ दे रखा है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी ये a हो गया और ये आपका b हो गया भी। अब 4 का स्क्वायर और उसके बाद में गुणा 6 और इसमें भाग 2 लग जाएगा, ठीक है। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको सोल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 और 2 एकम 2 2 3 6 तो 16 3 48, तो ये टोटल है वो 48 आ गया। यानी हर्ट वाला जो दिल वाला जो ऑप्शन था जो डायग्राम दे रखा था उसको सोल्व कर दिया, ये 48 आ गया। अब ये आपके पास में डायग्राम है, अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 48 प्लस में और b का स्क्वायर किया है इसने यानी 2 का स्क्वायर करेगा तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 48 और 4 कितने होते हैं 52, 48 और 4 52, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 दे रखा है, आयु का योग 56 दे रखा है, तो मैंने पुत्र की जो आयु है वो मैंने मान ली x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु यहाँ पे देखो भी 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पिता की आयु 5x हो जाएगी। अब इसको वर्तमान में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 7 जोड़ दो इसमें और इसमें भी 7 जोड़ दो, ये वर्तमान होगी ये भी वर्तमान होगी। अब वर्तमान आयु का योग उसको 56 दे रखा है तो बराबर इनका योग 56 कर दो भी, तो यहाँ पे प्लस कर दो दोनों का, 5 और 1 6x, 6x प्लस में 14 बराबर में 56।
अब ये 14 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 6x बराबर में 56 में से 14 गया 42, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। x का मान आपके पास में कितना आ गया भाई, 7 आ गया। अब आपको पूछा क्या है, तो पुत्र की वर्तमान, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए, x का मान 7 है, तो ये हो जाएगा 7 और ये आपके पास में 7 5 35। तो ये कौन सी आयु आई है, तो ये 7 वर्ष पहले की आई है। वर्तमान बनाएंगे तो 7 इसमें जोड़ दो और 7 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 42 और ये आपके पास में हो जाएगा 14। तो 14 और 42 और 14 आपके पास में राइट आंसर होगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघालकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो उसके आधार का जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो भी पिघाल करके बनाया गया है एक गोले को, तो इसका मतलब क्या है, गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पे गोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहाँ पे गोले का आयतन अपन निकाल लेते हैं, तो गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर, यहाँ पे देखो भी 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब यहाँ पे देखो भी 3 एकम 3, 3 2 6 और 22 चौके 88, 22 चौका 88 इंटू 6 6 36, 36 2 कितना होता है अभी 72, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 7। तो ये आपके पास में क्या आ गया, गोले का आयतन आ गया अभी, ठीक है, गोले का आयतन आ गया। इतना ही सोल्व करेंगे, आगे सोल्व नहीं करेंगे इसको, आगे अपन क्या है शंकु के आयतन में इसको क्या है काट देंगे। अब गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा, क्यों, क्योंकि गोले को पिघाल करके शंकु बनाया गया है। तो शंकु का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा आयतन का, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रख दो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में। आपको तो क्या है एच का मान ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, जो भाग में होगा वो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में होगा वो भाग में चला जाएगा। तो ये आपके पास में हो जाएगा 88 इंटू 72 अपॉन में 7, और यहाँ पे आपका 3 है वो भाग में है, तो ये 3 आगे चला जाएगा ऊपर, और इसके बाद में पाई का मान 22/7 होता है, तो अपॉन में 7 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 22 आ जाएगा इंटू आर कितना है अभी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्या है व्यास है, 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका जो एक प्रकार से त्रिज्या होगी वो 4 हो जाएगी, 4 इंटू 4, और उसके बाद में ये h बराबर आ गया। अभी 7 से 7 कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा 22 एकम 22 और 22 चौके 88, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 4 से काटो, 4 एकम 4 और 18 चौके 72, और अब बच गया आपके पास में 18 और 3, तो h बराबर कितना आ गया 18 या 54, तो यहाँ पे 54 सेंटीमीटर है वो h का मान आ गया, और यही आपको ज्ञात करना था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी दो प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 1326 है और उनका महत्तम समावर्त 3 है। यदि संख्याओं का अंतर आपको 27 दे रखा है तो उसका योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग कितना होगा, देखो भी 1326 है, 1326 के आपको क्या है अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 2 से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 6 की 12, 2 6 की 12, 2 3 6, फिर 3 से चला जाएगा 3 2 6, 3 2 6, 3 एकम 3, और फिर आपका चला जाएगा ये 13 से चला जाएगा क्या 13 एकम 13, और 13 से चला जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, और बच गया कितना भी 7 और 2 9 91, 13 7 91, फिर ये 17 से चला जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में संख्या क्या आ गई, तो संख्या ये आ गई 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 17, और यहाँ पे अक्षेप क्या है, तो अक्षेप आपके पास में 3 है, तो ये गुणा में 3 कर दो। अब a माइनस बी का यहाँ पे इसने 27 दे रखा है, a माइनस बी का जो एक प्रकार से मान है वो 27 दे रखा है। तो आपको इसमें से 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, 2 ऐसी संख्याएं बनानी है इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों के अंदर से कि उनका अंतर दोनों संख्याओं का क्या आ जाए 27 आ जाए, और अपन गुणा करें तो वो कितना आ जाए 1326 आ जाए, 1326 आ जाए। तो यहाँ पे देखो भी अब इसमें महत्तम समावर्त है ना, ये देखो महत्तम समावर्त है, महत्तम समावर्त 3 आया, तो इसका मतलब क्या हो गया भी एक 3 है वो पहली संख्या के अंदर आएगा, और ये जो 3 है वो पहली संख्या के अंदर आएगा। यानी कहने का मतलब एक संख्या होगी उसके अंदर ये वाला 3 आ जाए और दूसरी संख्या के अंदर ये वाला 3 आ जाए, तभी इसका क्या आएगा अक्षेप 3 आएगा। तो अब मैं यहाँ पे टुकड़े करता हूं, तो टुकड़ा आपके पास में हो जाएगा 13 इंटू 3 इंटू 2 हो जाए, और एक आपके पास में हो जाए 17 इंटू 3 हो जाए, तो ये टुकड़े हो गए भी।
अब 13 3 39 और 39 दुआ कितना होते भी, तो ये 8 9 2 18 और 2 3 6 और 1 7 78 और 13 17 3 51, यानी एक तो आपके पास में 51 बन गया और एक आपके पास में 78 बन गया। तो आप देख लो इनके बीच में 27 का अंतर है दोनों के बीच में, और इसका गुणा करोगे तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है भी 78 और 51 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 26 आएगा, और इसका एचसीएफ है वो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो इसमें योग पूछा है तो वो 78 और 51 को योग करके देखोगे तो ये आपके पास में 129 आएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1992 में की गई थी। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में की गई थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो 19 अप्रैल 1975 को किया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 5000 रुपए की राशि है, 5000 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको क्या है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 253.125 दे रखा है। यदि समान राशि को समान साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले आपको दर ज्ञात करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, आपको प्रिंसिपल दे दिया 5000 रुपए और ये आपको 253.125 ब्याज दे दिया चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पे 5000 रुपए इसका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और मूलधन अमाउंट कितना हो जाएगा अभी, तो अमाउंट इसमें क्या है, प्लस कर दो आप 253.125, तो ये आपके पास में इसका मिश्र धन है, यानी अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5253.125 आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा। अब ये देखो भी क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया भी 5000 रुपये धनराशि थी और 2 वर्ष के बाद में उसका मिश्र धन है वो 5253.125 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे समय 2 वर्ष दे रखा है, तो ये जो संख्याएं हैं 5000 है और 5253.125 है, तो ये संख्या किसी न किसी संख्या की क्या होगी, सुकेर होगी भी। तो आप क्या करना है, आपको दर ज्ञात करने के लिए मूल जो आपका अमाउंट है उसको तो लिखोगे आप ऊपर, यानी 5253.125 और जो आपका मूलधन है वो आप लिखोगे नीचे। अब इसको क्या है, तब तक आपस में कट करते जाना है जब तक कि ये किसी का स्क्वायर न बन जाए। तो यहां से मैं 2 जीरो हटाता हूं, यानी ऊपर से पॉइंट हटाऊं तो ये नीचे 3 जीरो लग जाएगी भी। अब 25 से काटूंगा, 25 से काटूंगा तो ये मेरे पास में चला जाए 25 2 50, बच गया कितना 2, और 25 से कम 25 बच गया कितना 3 0, 25 से कम 25 और फिर ये हो जाएगा भाई 31 में से नहीं 25 से कम 25, 25 2 50 बच गया 2, 25 2 50 और बच गया भाई कितना 2 बच गया, और फिर उतार लिया 5, तो 25 से कम 25 और फिर 3 उतार लिया, टूटे बागी जीबर 31, 25 से कम 25 बच गया कितना 6, 62 25 2 50 और उसके बाद में बच गया कितना भी 12, 25 5 125। तो ये आपके पास में इतनी बार भाग चला जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ये आपके पास में 25 2 50 और ये आपके पास में हो जाएगा कितना जीरो आ जाए 5 जीरो, तो ये 5 जीरो आ गया। अब दोबारा से फिर से 25 से काटो इसको, 25 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 8 200, यानी आपके पास में 8000 आ गया। और इसको काटोगे 25 से तो ये हो जाएगा 25 8 200 बच गया 10, 101 बन गया, 25 चौका 100 बच गया 1 12 और 0 25 5 125। फिर इसको 5 से और काट दो भी, 5 से और काटोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 16 5 80, यानी 600 बार 1600 बार चला गया। और ये इसको 5 से काटोगे, 5 से कम 5 बच गया 3 34, 5 7 35 ज़्यादा हो जाता है, 5 6 30 और उसके बाद में बच गया 4 40, 5 8 40 और 5 से कम 5, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1681 अपॉन में 1600। अब आपको पता है भी 1681 है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 41 का स्क्वायर होता है भी, 41 इंटू 41 1681 होता है और 1600 है वो 40 का होता है। तो ये 41 का हो गया और ये 40 का हो गया। तो कहने का मतलब ये 41 और 40 का स्क्वायर निकल के आ गया, यानी 40 से 41 कोई संख्या है वो 40 से 41 हो रही है, तो इसका मतलब
1 की बढ़ोतरी हो रही है और कितने पे हो रही है, 40 के ऊपर हो रही है, इनटू क्या करना है आपको 100 करना है, क्योंकि आपको तो प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करो तो ये आपके पास में आ जाएगा 5/2। 5/2 को मैं 2.5% लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब दर आपके पास में 2.5% आ गई, 2.5% है वो आपके पास में दर आ गई। अब आप है वो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 5,000 रुपये धनराशि है, 5,000 रुपये धनराशि है, रेट 2.5 है, इंटू उस समय आपके पास में 2 वर्ष है और अपॉन में आपको क्या करना है 100 लगाना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लग जाए, 0 से 0 कैंसिल कर दो। 25 5 125 और 125 को 2 से डिवाइड करोगे, गुणा करोगे, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 250। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, इसमें मैं क्या करता हूं दोनों ओर, यहां पे क्या करता हूं दोनों पक्षों में घन वर्ग कर देता हूं। तो ये मेरे पास से बन जाएगा a cos थीटा प्लस में b sin थीटा इसका होल स्क्वायर और बराबर में 5 का होल स्क्वायर यानी 25। अब ये ओपन हो जाएगा a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर और ये आपके पास में आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में आपके पास में 2a sin 2, ये बनेगा आपके पास में 2 cos थीटा और डॉट ये आ जाएगा a आएगा भी, यहाँ पे a आएगा यानी 2a cos थीटा और फिर आ जाएगा b sin थीटा और बराबर में आपके पास में क्या है 25 है। इसी प्रकार से इसको करोगे दोनों और आप स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा b स्क्वायर cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा भी प्लस का ये आपके पास में आ जाएगा a स्क्वायर sin थीटा और उसके बाद में ये आपके पास से बनेगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा b cos थीटा डॉट और ये हो जाएगा a sin थीटा और बराबर में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करके लिख देते हैं भी। तो यहाँ पे ऊपर वाले समीकरण जो कि तो लिख दें a की स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में b की स्क्वायर और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस में ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है भी a और यहाँ पे b है तो ये ab और ये हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा और बराबर में 25। और इसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास दूसरी जो समीकरण लिखूंगा मैं थोड़ा सा a स्क्वायर यहाँ पे लेके आता हूँ a स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास में sin थीटा और प्लस में ये बन जाएगा आपके पास में b स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा है भी और प्लस में ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस आएगा भी, यहाँ पे माइनस 2ab और ये हो जाएगा cos थीटा डॉट sin थीटा और बराबर में 9। अब ये तो कट गया भी सेम है यानी प्लस माइनस है और मैंने यहाँ पे जोड़ा है तो ये क्या बन गया भी यानी cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है अभी 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है तो ये आपके पास में 1 आ गया इसका मान और उसके बाद में ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आपके पास में क्या है अभी cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा इसका मान क्या है 1 है और बराबर में आपके पास में ये कितना हो जाएगा 25 और 9 34, 25 और 9 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है भी b स्क्वायर, ये b स्क्वायर आ गया और ये आपके पास में a स्क्वायर आ गया भी, b स्क्वायर और ये a स्क्वायर आ गया। अब इसमें आपके पास में आपको ज्ञात क्या करना था a स्क्वायर और b स्क्वायर और बराबर 34 आ रहा है अभी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में 34। तो ये आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में 34 आ रहा है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी a और b के बीच में संबंध आपको बताना था। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है। 1978 में अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अर्नेस्ट मैके ने लिखी थी भी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट
28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 के बराबर है। तो यहाँ पे 3/11 का x प्रतिशत बराबर है 121 के। तो यहाँ पे आपको क्या है, x का मान ज्ञात करना है, जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/121 इंटू 11 इंटू 100 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 3। तो ये 11 से 11 बार कट जाएगा भाई, और ये हो जाएगा आपके पास 100 अपॉन में 33, 100 अपॉन में 33 हो जाएगा। तो 33 3 99 होते हैं, बच गया कितना भी 1 अपॉन में 33। तो ये आ जाएगा 3 से ही 1/33 प्रतिशत, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो नीचे से सोल्व करना शुरू करेंगे इसको। यहाँ से 4 एकम 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपके पास में 5/4। ये क्या हो जाएगा भाई 5/4 आ जाएगा। अब ये 4 है वो क्या है, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 8 के ये 2 के साथ में गुणा हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा भाई 8 बन जाएगा। ये आपका कितना बनेगा 8। तो ये हो जाएगा आपके पास में 8/5। ये कितना हो जाएगा 8/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 5 एलसीएम आ गया, 5 प्लस में 8, तो ये कितना बन गया 13। तो यहाँ पे ये हो गया 2 प्लस में 1 अपॉन में ये हो जाएगा 8 और 5 13/5 और प्लस में 1 है। तो ये 5 क्या है यहाँ पे नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा भी। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 5 प्लस में 1 और इसके नीचे क्या है भी 13 है। तो इसका एलसीएम ले लो 13, 13 2 26 प्लस में 5 प्लस में 13। तो ये आपके पास में कितना बन गया 26 और 5 31, 31 और 13 कितने हो जाएंगे भाई, तो 31 और 13 है वो 3 और 1 4 4 44/13 कितना आ जाएगा भाई 44/13, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1993 के अंदर है वो लागू की गई थी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पद्मावत के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट आपको बताना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 7 और 5 12, यानी 5 जोड़ दिया और फिर कितना जोड़ेगा 5 और फिर 10 जोड़ सकता है। तो 12 में 10 जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा, और 22 में फिर 5 जोड़ा फिर 10 जोड़ा और फिर 15 जोड़ेगा, ये 15 जोड़ेगा तो ये 37 हो जाएगा भी, और उसके बाद में फिर 20 जोड़ेगा। तो यहाँ पे आगे कितना जोड़ेगा, आगे ये 15 जोड़ेगा फिर, ठीक है। तो पहले 5 जोड़ा, 7 और 5 12, 12 और 5 12 और 10 22, तो आ जाएगा 22। उसके बाद में डी आता है 4 पे, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पे भी 2 जोड़ रहा है, तो इसका मतलब है भी 2 जोड़ेगा तो 22। एफ के बाद में एफ आता है 6 पे, 6 और 2 8, 8 पे आएगा एच। उसके बाद में ये 25 का फिर यहाँ पे आ गया 16, और यानी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर आएगा तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया, फिर 1 का स्क्वायर आया, तो इसका मतलब 22H9 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ज्वार भाटे से प्रभावित तटों के ऊपर पाए जाते हैं। ज्वार भाटे से प्रभावित जो तट है उसके ऊपर है वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रही बात पीडीएफ की, अगर कोई भी दोस्त इस क्लास की पीडीएफ चाहता है डाउनलोड करना, पीडीएफ अगर किसी को प्रोवाइड अभी ये चाहता है भी अपन पीडीएफ से थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, तो हमारा टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाती है देन उसके बाद में उसकी पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाती है। तो प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगी। ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी सभी की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और एनटीपीसी की आपकी टेस्ट सीरीज है वो भी आ चुकी है अभी। इसमें आपको क्या है 135 पेपर मिलेंगे, 135 पेपर है वो आपको तैयारी करने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यहाँ पे। अब देखो भी 10 में से 16 गया, 10 में से 16 जाएगा तो कितना 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा भी,
और यहाँ पे 8 में से 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये आपके पास में इस प्रकार से तो ये नहीं बनेगा। अगर मैं 10 और 6 16 हो गया और 8 और 9 17 हो गया तो ये भी नहीं आएगा, यानी इसके अंदर भी 1 का अंतर आ रहा है। अगर यहाँ से अपन बात करें भी 10 और 8 इस प्रकार से आपस में मल्टीप्लाई करवा दो भाई, 10 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा 60 और 8 9 72, तो ये माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 7 का 8 के साथ में गुणा करवाओगे 56 और 9 का 6 के साथ में गुणा करवाओगे 54, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका 2 आएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितने मिनटों में यात्रा पूरी करनी होगी। तो आप क्या है इसमें डायरेक्ट दूरी ज्ञात कर लो, दूरी ज्ञात कर लो, टोटल दूरी कितनी है। तो टोटल दूरी कितनी है वो ज्ञात करने के लिए पहले यानी दोनों चालों का गुणनफल, चालों का फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल इनटू चालों का अंतर अपॉन में चालों का अंतर और इनटू समय अपॉन में 60, समय अपॉन में 60, वास्तविक समय अपॉन में 60, चालों का गुणनफल यानी 45 इंटू 60 अपॉन में चालों का अंतर तो 15 और इनटू समय का अंतर कितना है। तो यहाँ पे देखो भी 10 मिनट देरी से पहुंचता है और यहाँ पे भी 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देरी से पहुंचता है, अगर यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंच जाता और यहाँ पे 10 मिनट देरी से पहुंचता तो अपन क्या करते जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे भी देरी से पहुंच रहा है और यहाँ पे भी देरी से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब इसका अंतर देखना पड़ेगा। तो अंतर कितना आएगा, तो 5 का अंतर आएगा। और यहाँ पे इसको घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो 60 से 60 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 के 15, 3 एकम 3, 3 5 15। तो कहने का मतलब है 15 किलोमीटर की दूरी है। टोटल लेंथ कितनी है, 15 किलोमीटर की दूरी है। अब इसको 15 किलोमीटर के हिसाब से अगर वो 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाता है, तो वो कितने मिनट के अंदर दूरी कवर करेगा। तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर की, तो ये आपके पास में 5 एकम 5, 5 या 15 यानी 1/3 घंटे के अंदर कवर कर देगा। अब 1/3 घंटे को मिनट में चेंज करूंगा तो यहाँ पे 60 से गुणा करूंगा, 3 एकम 3, 20 या 60 यानी 20 मिनट के अंदर वो कवर करेगा। 20 मिनट के अंदर वो उस दूरी को कवर करेगा 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितने मिनट में पूरी यात्रा करनी पड़ेगी। अब ये अगर 20 मिनट में पहुंचता है तो वो क्या कहता है 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो इसका मतलब 10 इसमें से घटा दो तो उससे क्या है 10 मिनट के अंदर यात्रा पूरी कवर करनी पड़ेगी। अब यही कंडीशन है वो आप इस 60 के अंदर लगा दो भी, अगर 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाता तो यहाँ पे टोटल दूरी आपके पास में कितने 15 किलोमीटर की है। 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाता तो ये 1/4 घंटे में पहुंच जाता। अब इसको मिनट में बनाना है तो यहाँ पे 60 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये मुझे 4 एकम 4 और 15 चौका 60, तो कहने का मतलब 15 मिनट में वो पहुंच जाता, 15 मिनट में पहुंच जाता। लेकिन वो बोलता है 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसका मतलब 5 मिनट देरी से पहुंचता है तो 5 मिनट माइनस कर दो, यानी 10 मिनट के अंदर है वो उसे क्या है कंप्लीटली 10 मिनट के अंदर यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। किसी भी कंडीशन से आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। अब इसमें है भी इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है। तो ये क्रिस गेल हो जाएंगे, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, इनपुट डिवाइस है यानी ट्रैक बॉल 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और माउस है, कीबोर्ड है, ये भी क्या होते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस होते हैं भी। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, तो मॉनिटर हो गया आपका, सीपीयू हो गया, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो जिसे अपन क्या है एक प्रकार से प्रिंटर है आपका, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये आउटपुट डिवाइस है जो अपने को प्राप्त करे। हम कंप्यूटर को कोई निर्देश दे रहे हैं, जैसे स्कैनर है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो हम जो कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं किसके माध्यम से दे रहे हैं, वो आपका इनपुट है। और कंप्यूटर हमें जो निर्देश दे रहा है वो किसके माध्यम से दे रहा है, वो आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन।
इसमें बोला गया भी ऐसे कितने धन पूर्णांक ए संभव हैं जिनके लिए ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर से बड़ा या फिर बराबर होगा 5a। अब देखो भी मैं यहाँ पे ए का मान है वो 1 मानता हूं, 1 से शुरू करता हूं। ए का मान 1 मानूंगा तो यहाँ पे ए का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, ये लगेगा लेस देन है, यानी एक छोटा है किससे, 5 × 1 से करूंगा तो 5 एकम 5, तो ये कंडीशन सही है भी, यानी ए का मान 1 भी हो सकता है। ए का मान अगर 1 होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी भी, ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये आपका लेस देन होगा 5a से, ठीक है। 5 × a, 5 का 1 के साथ में गुणा करोगे तो 5 ही आएगा, तो ये आपका ये कंडीशन बनेगी। दूसरा, अगर a का मान है वो मैं 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 है वो यहाँ पे क्या है आपका लेस देन है किससे, 5a यानी 5 × 2, तो ये हो जाएगा 5 2 10, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान है वो मैं 3 रखता हूं, a का मान 3 रख दूं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और यहाँ पे ये क्या है लेस देन है इससे, तो 5 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे यानी 5a है, 5 × 15, तो ये क्या है 5 × 15 बड़ा है भी, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और a का मान है वो मैं 4 रख दूं तो भी, तो 4 × 4 = 16 और a का स्क्वायर यानी 16, और ये आपका लेस देन होगा, और 4 के साथ में गुणा करूँगा 4 × 5 = 20, तो ये हो जाएगा 20। और अगली कंडीशन में रखता हूँ यहाँ पे a का मान है वो 5 रखता हूँ, a का मान 5 रखूँगा, 5 की स्क्वायर यानी 25, और इसके बाद में ये आपके पास में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और इसने यही बोला है भी ये लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है, और 5 × 5 = 25 के। अब अगली कंडीशन, अगर मैं a का मान 6 रख दूं तो भी, तो a का मान 6 रख दूंगा तो ये तो 36 हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 5 × 30 होते हैं, 5 × 30 यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी भाई, ये कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब है वो कितने संभव मान हो सकता है, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 ही मान है वो इसके क्या है, संभव हो सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो ये कैरोलिना मारिन ने जीता था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको बताना है भी वेन आरेख का चयन करना है जो टहलना, चलना और संचलन करने से संबंधित है। तो यहाँ पे संचलन यानी आप अगर संचलन करोगे तो भी वो किस में आएगा, टहलने के अंदर आएगा, और टहलना है वो किस में आएगा, तो वो चलने के अंदर आ जाएगा। तो सभी कंडीशन के अंदर है वो आपकी क्या है, चलने की प्रक्रिया होगी भी। तो ये आपका बड़े वाला चलना का हो गया, और ये छोटे वाला है वो संचलन का हो गया, और उससे बड़े वाला है वो टहलने का हो गया। लेकिन गति क्या है, तीनों के अंदर ही होगी, गति है वो आपकी तीनों के अंदर ही होगी, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन देखो भी, MS स्वामीनाथन संबंधित है, तो एक कृषि वैज्ञानिक थे भी, एक कृषि वैज्ञानिक थे। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो वो आपका आर्टिकल 29 है भी, आर्टिकल 29 है, ये अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को क्या करना होता है, आपको आरोही क्रम में सेट करना होता है। तो पहले इससे को आरोही क्रम में सेट करो सभी आंकड़ों को। सबसे छोटा आंकड़ा देखो भी, k दे रखा है, यहाँ पे k और उसमें से -3 कर रखा है, और यहाँ पे k 3/2 कर रखा है। तो सबसे छोटा मान क्या है, तो सबसे छोटा जो मान है वो k - 3 है भी, k - 3 है। उससे थोड़ा सा बड़ा मान कौन सा है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा मान है वो आपका ये हो जाएगा, यानी k माइनस का 3/2, तो 2 के अंदर भाग लूंगा तो ये 1.5 आ जाएगा, जो कि 1 से बड़ा है भी, तो ये हो जाएगा k - 3/2। और उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, k - 1, और उसके बाद में आपके पास में आएगा k + 1/2, और उसके बाद में आ जाएगा k + 2, और फिर आ जाएगा k + 4, और फिर आ जाएगा k + 4 से ही 1/2। अब देखो भी टोटल कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे मिड वैल्यू आ जाएगी। 3 इधर छोड़ दो संख्याएं, और 3 यहाँ पे है वो इधर संख्याएं छोड़ दो, तो आपके पास में
जो बीज का जो मान आएगा, वैल्यू आएगी, वही आपकी माध्यिका होगी। तो k प्लस 1/2 जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामद्रोलिंग मठ है वो कर्नाटक के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इनको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम में सेट करना है तो यहां से आप क्या है ऑप्शन उठा सकते हैं भी। जैसे वज्र गुणा करना है इस प्रकार से, तो ये आपके पास हो जाए 6 2 12 और ये हो जाएगा 3 5 15, यानी ये बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनका वज्र गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 और ये 7 5 35, तो यहाँ पे 35 बन रहा है। तो इसका मतलब 7/4 है वो 6/5 से क्या है छोटी है, तो ये गलत हो जाएगा भी, ये आरोही क्रम में नहीं है। उसके बाद में ये हो जाएगा 6 2 12 और 6 3 5 15, ठीक है। उसके बाद में इसका 8 5 40 हो गया और ये 6 7 42 हो गया, ये भी ठीक है। अब ये 7 7 49 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा भी। तो ये देखो भी ये संख्या, ये आपके जो क्रम है ये सही नहीं है, क्योंकि आरोही क्रम में क्या होता है पहले छोटे से बड़ा होता है भी। तो ये 32 है, कहने का मतलब 4/7 है वो 7/8 से छोटा है भी, ठीक है। तो पहले 4/7 आना चाहिए था। अब अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो 6 चौके 24 और 7 5 35, उसके बाद में 3 5 15 और 6 2 12। तो ये देखो भी 2/3 है वो 5/6 से क्या है छोटी है, 5/6 से बड़ी है, लेकिन 2/3 पहले आनी चाहिए थी, उसके बाद में 5/6 आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास में ऑप्शन ही एक बचा है, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो भी इसके अंदर है वो अपन सोल्व करते हैं। यहां पे अगर इसको एक प्रकार से, इसमें 4 के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे 4 के बाद में पॉइंट है, तो ऊपर 4 के बाद में पॉइंट एक तो ये हो गया, 3 के बाद में पॉइंट एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भी, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया भी। उसके बाद में 3 के बाद में पॉइंट यहाँ पे है और 1 के बाद में ये है, तो 4 के बाद में भी नीचे, और ऊपर देखो भी 2 के बाद में यहाँ पे है और 2 के बाद में यहाँ पे, क्योंकि एक तो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया था, तो 4 के बाद में तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा भी। अब देखो भी इसको काटो, 81 एकम 81 और 81 को 9 से गुणा करोगे तो ये आपके पास में 9 बार कट जाएगा। 25 एकम 25 और 25 25 या 625 ये 25 बार कट जाएगा। 17 एकम 17 और 17 का 17 के साथ में गुणा करोगे तो 289 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 × 9 × 17, आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3825 आएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो यहाँ पे टीकाकरण अलग हो जाएगा भी, बाकी पाचन है, श्वसन है और मल त्याग है, ये क्या है अपने शरीर की क्रियाएं होती है भी, ये अपनी शरीर की पाचन क्रियाओं के अंतर्गत आती है। टीकाकरण इसमें अलग हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब इसके अंदर बोला गया भी एक व्यापारी है वो 52 रुपये प्रति किग्रा वाले भाव वाले एक किस्म के 20 किग्रा चावल को और 36 रुपये प्रति किग्रा के भाव वाले एक अन्य किस्म को 60 किग्रा चावल में मिला देता है, और फिर उसे क्या है मिश्रित चावल को 44 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। अब यहाँ पे देखो भी 20 केजी का टोटल मूल्य कितना हो गया 52 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो ये आपके पास मुझे 0 2 2 4 और 5 2 10 यानी 1040 रुपये हो गया। इसी प्रकार से 36 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और यहाँ पे 60 किलो चावल है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? तो 0 6 छिका 36 और 6 तिया 18 और 3 कितने होते हैं? 18 और 3 21। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया? 0 0 और ये हो जाएगा 2 और ये 3200 आ गया अभी। अब देखो भी 3200 रुपये आए किसके हैं? तो 3200 रुपये हैं वो 80 केजी चावल के आए हैं अभी। 80 केजी चावल के 32 यानी 80 केजी चावल है वो 3200 रुपये में खरीदता है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब 1 केजी चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 3200 यानी 0 से 0 कैंसिल करो, 8 एकम 8 800 का 32 यानी 40 रुपये आ गया। 40 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका क्या है औसतन आ गया। तो 40 रुपये पर केजी के हिसाब से ये खरीदता है, और यहाँ पे 44 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बेचता है। तो इसका मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट प्रत्येक, यानी कितने के ऊपर? 40 के ऊपर इंटू 100। तो 4 से 4 काट दो, 0 से 0 काट दो, 10% का लाभ, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन।
50 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी एक 72 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर एक मंदिर के शीर्ष और पाद बिंदु के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मंदिर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो भी ये एक इमारत है, ये एक इमारत है, ये क्या है 72 मीटर ऊंची है और ये मंदिर है भी, और इस मंदिर की ऊंचाई आपको क्या है ज्ञात करनी है। लेकिन इसने एक यहाँ पे अवनमन कोण क्रमशः कितना है इसका, तो अवनमन कोण उनके शीर्ष बिंदु से अवनमन कोण है वो मंदिर का इस प्रकार से हो जाएगा, ये 30 डिग्री है। अगर इसको मैं इस प्रकार से मिला दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 30 डिग्री का है यहाँ पे, और उसका जो मंदिर के पाद बिंदु से जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो बन जाएगा 60 डिग्री। ये इसका 60 डिग्री कोण है, ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। अब यहां पे देखो मैंने मंदिर की ऊंचाई है वो h मान ली, ठीक है। तो यहां पे ये टोटल 72 है, तो यहां तक यानी यहां से लेकर के और यहां तक इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी इमारत की, h हो जाएगी। और ऊपर आपके पास में क्या है, ऊपर जो d और e का जो मान है, ये जो वैल्यू है ये कितनी बचेगी आपके पास में, तो ये आपके पास में 72 माइनस में h बचेगी, 72 माइनस में h, और टोटल कितनी 72 है। अब आपको क्या है, पहले आपको आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार ज्ञात करना पड़ेगा तो लंब और आधार के अंदर रिलेशन किस में होता है अभी, तो यहाँ पे लंब और आधार के अंदर रिलेशन है वो tan के अंदर होता है अभी। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा अभी, tan 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है, तो लंब 72 है अभी, अब की बार लंब है वो 72 है, और अपोन में यहाँ पे इसको आप क्या मान लो, इसको आप x मान लो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x, आधार कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान आपके पास में √3 होता है। √3 बराबर में 72 अपोन में x, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 अपोन में √3। 72 अपोन में √3 है, ये आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे बेस का मान आ गया, आधार का मान आ गया 72 अपोन में √3। अब ये 72 अपोन में √3 है, तो ये भी कितना होगा 72 अपोन में √3 ही होगा भी, ये भी ठीक है। अब यहां से लंब और आधार के अंदर रिलेशन देख लो भी, लंब और आधार के अंदर रिलेशन, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर में लंब बटा आधार, लंब कितना है अभी, लंब आपके पास में 72 माइनस में h है अभी, 72 माइनस में h, यानी हमने क्या है ये इतना यानी डी ई लिया है, डी ई कौन से त्रिभुज के अंदर बता रहा हूं मैं, DEC इस त्रिभुज के अंदर है। और ये ऊपर वाला जो रिलेशन निकाला था हमने, ये ABD के अंदर निकाला था अभी, त्रिभुज ABD, और ये है वो DEC के अंदर रिलेशन चल रहा है। और यहाँ पे बेस अभी आपने निकाला है कितना 72 अपोन में √3। अब ये √3 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये गुना हो जाएगा भी, ये तो ये हो जाएगा आपके पास tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3 होता है अभी, 1/√3 बराबर में ये आपके पास में √3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 72√3 और माइनस में ये आपके पास में चला जाएगा 72√3 माइनस में और √3h, और फिर वज्र गुणा करवाओगे, इसके नीचे है वो आपके पास में क्या है 72 है, वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में चला जाएगा एक प्रकार से वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये 72 बराबर में √3 का इसके साथ में गुणा करवाओगे तो √3 इंटू √3 3, और 3 का 72 के साथ में गुणा करवाओगे 3 2 6, 3 7 21, 216 माइनस में ये हो जाएगा आपके पास में 6h, और 6h बराबर से दूसरी साइड में ले आ जाओ यहाँ पे, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 6h, कैसे 3h ही होगा अभी, √3 का √3 के साथ में गुणा तो 3h होगा अभी, ये 3h ही बनेगा। तो यहाँ पे ये आपके पास में प्लस का 3h हो जाएगा, और ये आपके पास में 72 प्लस का दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी। तो 6 में से 2 गया 4, और 21 में से 7 गया 14, यानी 144। तो h का मान कितना आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो h का मान आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 8 24 यानी 48 आ जाएगा। तो h आपने माना क्या था, तो h आपने मंदिर की ऊंचाई मानी थी, और आपको मंदिर की ऊंचाई पूछी है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी यदि 12 और x के महत्तम समावर्त्य यानी h शेप और लघुत्तम समावर्त्य क्रम से 3 और 60 है, तो
x का मान ज्ञात करना है। आपको पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब पहली संख्या यहाँ पे 12 है, दूसरी संख्या x मान लो आपने, और एलसीएम यहाँ पे एलसीएम 60 है और एचसीएफ 3 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ये 12 इसके भाग में चला जाएगा अभी, तो 12 एकम 12, 12 5 4, 3 5 15, तो x का मान 15 आ जाएगा। x है क्या, दूसरी संख्या, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं भी, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 53 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो यहाँ से जो 30 है, 30 में से अगर 12 निकाल दूं मैं तो कितना बचेगा भाई, 30 में से 12 निकालूंगा तो मेरे पास में बचेगा ये 18 बचेगा। और उसके बाद में यहाँ पे देखो भी 3, ये 3 दे रखा है और ये आपने 4 दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है। 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं। और या फिर इसको क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे 3 चौके 12, 12 18 में से माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये 6 आ गया। आगे वाले में ये प्रक्रिया लगा के देखो, 19 में से 16 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 3, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 3 2 6, और 6 का इसमें क्या करोगे, 6 का इसमें आप माइनस प्लस करोगे, माइनस करोगे तो ये तो माइनस का 3 आ रहा है भी, ये प्रक्रिया तो लागू नहीं होगी। दूसरी प्रक्रिया इसमें ये लागू करके देखो भी, 30 प्लस में 12 है, 30 और 12 कितने हो जाएंगे, 42। और इसी प्रकार से ये नीचे वाली संख्या है वो जोड़ लो, 4 और 3 7, ये भी 7 हो गए, भाग दे दो तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 16 और 19 को जोड़ के देखो, 9 और 6 15, 1 और ये हो जाएगा 35। और नीचे वाली संख्या कितनी है अभी, 3 और 2 5, जोड़ के देखो तो 5 का भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ रहा है। तो इसी प्रकार से 18 और 14 का आपस में योग करो तो 18 प्लस में 14, तो ये हो जाएगा आपके पास है 8 और 4 12 और ये 32। और फिर नीचे वाली संख्या को जोड़ो, 5 और 3 8, 8 का भाग लगा दो तो 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 चौका 32। ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पर्सनवाचक संज्ञा के स्थान पे 4 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने 130 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। भी 130 तो उसने प्राप्त किए थे और 35 से फेल हो गया, तो इसका मतलब 35 अगर वो और लेता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे 130 प्लस में 35, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 165। अब ये 165 मान किसका आया है, तो ये 33% का मान आया है। 33% बराबर 165 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1% का मान है वो आपके पास में 5 आ जाएगा। भाई 1% का मान 5 आ जाएगा। आपको परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक 100% के बराबर होता है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करोगे तो ये 500, तो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है, 500 है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 संगत है और 1 असंगत है। तो यहाँ पे नृत्य, घुरना, दौड़ना और कूदना, तो ये घुरना है ना, ये एक अलग हो जाएगा। भी दौड़ोगे तो भी आपके पास में क्या है, शरीर का संचलन होगा, एक प्रकार से शरीर को हिलाना पड़ेगा, ठीक है। और कूदोगे तो भी आप क्या है, एक प्रकार से कोई ना कोई क्रिया करोगे। और नृत्य करोगे तो भी आपका शरीर है वो हिलेगा। तो यहाँ पे घुरना है, अगर आप किसी भी चीज की ओर, किसी भी वस्तु की ओर घुर रहे हो तो आपको अपने एक प्रकार से शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं है भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन नृत्य करना, दौड़ना, कूदना और इन सभी में क्या हो रहा है, गति हो रही है एक प्रकार से, लेकिन घुरने के अंदर है वो गति नहीं होती, ठीक है। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, चेरी और कीवी बहनें हैं। चेरी CH से चेरी है और KV से कीवी क्या है, बहनें हैं, ठीक है। जिनके माता पिता ऑरेंज और मेलन है,
जिनके माता पिता यानी इनके जो माता पिता है वो ऑरेंज और एम से मेलन है। मेलन ग्रेप का भाई है, मेलन है ना, ये ग्रेप का भाई है, ग्रेप का भाई है और इनके ये क्या है, माता पिता है भी। उसके बाद में ग्रेप का भाई है जिसकी शादी मेग्रो से हुई है। कहने का मतलब ग्रेप की शादी किसके साथ हुई है, तो ये मेग्रो से हुई है, ठीक है, मेग्रो से हुई है, मैंगो से हुई है, मैंगो यानी आम, मैंगो से हुई है। और ऑरेंज का चेरी के साथ में क्या संबंध है, ऑरेंज कहां पे, अभी ये रहा ऑरेंज, ऑरेंज का चेरी के साथ में क्या संबंध है, तो ऑरेंज का चेरी और कीवी के साथ में फिर माता का संबंध हो जाएगा अभी, क्योंकि मैंगो है वो भाई है किसका, मैंगो भाई है ग्रेप का, ग्रेप का भाई है, तो इसका मतलब मैंगो क्या है, मेलन क्या है, मेलन और ऑरेंज है वो चेरी और कीवी के माता पिता है। और जो मेलन है वो ग्रेप का भाई है, तो इसका मतलब मेलन एक क्या है, मेलन है वो पुरुष है भी, मेलन एक पुरुष है। तो यहाँ पे बस गया ऑरेंज, ऑरेंज फिर क्या है, चेरी और कीवी की माँ है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तो ग्रीन गोल्ड, ग्रीन का मतलब होता है हरा, गोल्ड का मतलब होता है सोना, तो हरा सोना किसे कहते हैं, तो हरा सोना है वो बांस को कहा जाता है, बांस को। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, भारत के किस वायसराय ने देशी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था, तो ये लॉर्ड लिटन ने दिया भी, लॉर्ड लिटन ने देशी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक क्या है, असंगत है। जो असंगत है वो आपको बताना है। और डोमेस्टिक ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और मेल ट्रेन। अब इसके अंदर है वो डोमेस्टिक ट्रेन का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रेन का मतलब ये होता है भी एक ही राज्य में चलने वाली ट्रेन, एक ही राज्य के अंदर चलने वाली जो ट्रेन है, यानी दूसरे राज्य में न जाए, एक ही राज्य में चलने वाली जो ट्रेन है वो डोमेस्टिक ट्रेन होती है। जैसे हमारे राजस्थान है तो राजस्थान में चलने वाली जो ट्रेन है वो एक प्रकार से डोमेस्टिक ट्रेन होगी, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन होती है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन है, ये भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती है। और मेल ट्रेन है, मेल ट्रेन यानी जो माल ट्रेन है, मालगाड़ी है, वो क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है। लेकिन डोमेस्टिक ट्रेन एक राज्य से एक ही राज्य के अंदर ही रहेगी भी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये अलग हो जाएगी इनमें। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है, तो ब्राजील है वो ब्रिक्स का सदस्य हो जाएगा भी, ठीक है। ब्राजील ब्रिक्स का सदस्य हो जाएगा। रूस है, ये भी ब्रिक्स का सदस्य है। चीन है, ये भी ब्रिक्स का सदस्य है, ठीक है। यहाँ पे भारत है, वो भी ब्रिक्स का सदस्य है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बासल के अंदर है भी, बासल, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये 2020 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। जो संश्लेषित अच्छे किए हुए जो फाइबर हैं वो क्या है, आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो कौन से प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, तो मेलामाइन की। मेलामाइन एक प्लास्टिक होता है और जो फायरमैन होता है उसकी वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, 16 प्रेक्षणों के एक समूह का समांतर माध्य वो 12 है। 16 आदमी थे, उनका समांतर माध्य कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। यदि उनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 8 घटाया जाता है तो नया समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे औसत एक प्रकार से समांतर माध्य 12 है, तो टोटल कितना हो जाएगा अभी, तो 16 2 32, 3 16 एकम 16 और 3 यानी 192। अब प्रत्येक यानी 6 कैंडिडेट है, उसमें से प्रत्येक में 8 घटाया जाता है, तो 6 कैंडिडेट में कितना घटा देगा अभी, 48 घटाएगा, तो 48 माइनस कर दो, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, 144 हो गया। 144 में फिर कैंडिडेट कितने हैं, 16 ही है, तो 16 का फिर डिवाइड कर दो, तो 16 ने 144 होता है, तो 9 इसका क्या आ जाएगा, फिर समांतर माध्य आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो भी,
x का मान आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, ठीक है। जैसे ही छोटा ब्रैकेट ओपन होगा तो आपके पास में 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी माइनस का निशान है और 3, 2 की पावर कितनी है 2 है, तो ये 4 हो गया, 4 तिया 12, तो यहाँ पे माइनस का 12 बन गया, ठीक है। उसके बाद में ये 4 है और बीच में प्लस का निशान है, तो 21 और 4 25 हो गए, 21 और 4 25। अब इस मजले ब्रैकेट को अपन को हल करना है, तो 25 प्लस का है और माइनस का 12 है, तो आपके पास में माइनस का 13 बचेगा भाई, प्लस का 13 बचेगा। अब प्लस का 13 है और मजले ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे इधर क्या है भी माइनस का 2 है, माइनस का 2 के साथ में 13 का गुणा करेंगे तो ये माइनस का 26 हो जाएगा भाई, माइनस का 26 हो जाएगा। और जैसे ही आप क्या है इस बड़े ब्रैकेट को, मजला ब्रैकेट तो हमने सोल्व कर दिया, अब इस बड़े ब्रैकेट को हल करोगे तो इधर क्या है भी माइनस का 11 है और यहाँ पे माइनस का 26 है और यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 2 6 और एक 7 यानी 78 आ गया। कितना आ गया अभी 78 आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस का 78 है आपके पास में, प्लस का 78 है, माइनस का 102, प्लस का 78 है और माइनस का आपके पास में क्या है अभी इधर ये 11 पड़ा है, तो अब माइनस माइनस वाले को जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 113 माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का 113 और इसमें से 78 घटाओगे, ये प्लस का है तो 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ पे बच गया 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो ये किसका बचेगा भाई माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का 35 बचेगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से किस जंगल के पौधों या फिर पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी हुई होती है? तो जो मैंग्रोव वन होते हैं ना, मैंग्रोव वन के जो पेड़ पौधे होते हैं उन सभी की जड़ है वो पानी में डूबी होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी एक आदमी 3 घंटे 20 मिनट में ए से बी तक 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह वापसी की यात्रा में समान दूरी को 4 घंटे और 10 मिनट में तय करता है, तो ए और बी के बीच की औसत चाल, ए और बी के बीच की औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल से कितना अधिक है ये आपको बताना है। तो ए और बी के बीच में जो उसकी औसत चाल है वो देख लो भी 300 किलोमीटर, यानी ए से बी तक जाता है 300 किलोमीटर की दूरी है। अब इसको 3 घंटे 20 मिनट में कवर करता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 और 20 मिनट है, इसको घंटे में बनाऊंगा तो 60 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 एकम 2 2 3 7, यानी ये हो जाएगा 3 सही 1/3, तो इसको 10/3 आ जाएगा भाई, 10/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 3, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो तो ये आपके पास में 30 या 90, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा। यानी ए से बी तक जाने में उसकी जो औसत चाल है वो कितनी आ रही है, ए से बी तक जाने में ए से बी के बीच में औसत चाल 90 किलोमीटर पर घंटा आ रही है। अब यहाँ पे देखो भी टोटल समय उसको कितना लग गया, टोटल समय कितना लग गया, टोटल जो औसत चाल है वो आपको निकालनी है। तो टोटल समय यानी 300 किलोमीटर गया और 300 ही आया, तो टोटल दूरी है वो आपके पास में कितनी होगी 600 किलोमीटर होगी। और जाने में 3 घंटे 20 मिनट और आने में 4 घंटे 10 मिनट लगे हैं, तो 4 और 3 7 घंटे और 20 और 10 30 मिनट, तो इसको मैं 7.5 लिख सकता हूँ भी, यानी 7 घंटे और 30 मिनट है तो इसको 7.5 घंटे लिख सकता हूँ। तो 7.5 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 और लग जाएगी, 25 से काट दो, 25 या 75 और 25 से 2 50, 25 चौका 100 और 0, 3 एकम 3 और 3 8 24, तो ये आ जाएगा आपके पास में 80 किलोमीटर पर घंटा। अब ये देख लो भी कितनी ज़्यादा है, यानी ए और बी के बीच की औसत चाल है वो पूरी यात्रा के दौरान, तो ए और बी के बीच की औसत चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है और पूरी यात्रा में 80 किलोमीटर पर घंटा है, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, तो 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ज़्यादा है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे आपको बताना है डॉलर, रुपया और मुद्रा। तो मुद्रा के अंदर है वो आपका डॉलर आ जाएगा और हमारा रुपया आ जाएगा भी, ठीक है, दोनों करेंसी है, तो ये मुद्रा के अंदर ही आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो ये शुक्र ग्रह होता है भी, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है? तो मौलिक अधिकार को, मौलिक जो अधिकार है जो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं भी, मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं और ये आपके भाग 3 के अंदर है भी, भाग 3 के अंदर है
और 12 से लेकर के आपके 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 के अंदर। ठीक है, तो इसको ही अपन भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का जो उल्लेख मिलता है वो आपको अनुच्छेद 80 के अंदर मिलता है, और लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 81 के अंदर मिलता है, और नीति निर्देशक तत्व है उसका जो उल्लेख है वो भाग 4 के अंदर मिलता है, और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो ये 36 से 51 के अंदर मिलता है। नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक इसमें है वो राज्यसभा के अंदर एक तो होता है मनोनीत और एक निर्वाचित होता है। तो राज्यसभा के अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के अंदर, तो जो ये मनोनीत सदस्य है उसकी जो कंडीशन ली गई है वो आयरलैंड से ली गई हुई। मनोनीत सदस्य राज्यसभा के मनोनीत सदस्य है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और निर्वाचित सदस्य है वो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखो भी 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये धोलावीरा के अंदर है वो जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के अंदर है भी, उत्तराखंड के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन। अभी इसके अंदर है वो आपको बताना है भी किस प्रकार से ये लिख रहा है। यहाँ पे देखो भी ORTHOPEDICIAN है। अब इसको ये लिख रहा है OHTRODEPNA और PNA और ये लिख दिया ICI। अब इसके अंदर देखो भी, यहां से इसने क्या किया, इस O को लिया, यहां से इस O को उठा लिया इसने, इस O को लिख दिया, फिर इस H को लिख दिया, फिर इस T को लिख दिया, फिर इस R को लिख दिया और फिर इस O को लिख दिया। ठीक है, आगे फिर क्या है 5 अक्षरों को उठाएगा तो 1 2 3 4 और 5, तो यहां से ये क्या करेगा, नहीं फिर क्या है बीच वाले 3 को उठाएगा तो D, फिर E आ गया और फिर P आ गया, फिर आगे वाले 5 को उठाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा N, फिर आएगा A, फिर आएगा I, फिर आएगा C और फिर आएगा आपका I। इस प्रकार से लिख रहा है, स्टार्टिंग के 5, फिर बीच के 3 और फिर लास्ट के 5। तो इसी प्रकार से स्टार्टिंग के 5 उठाएगा तो 2 2 4 और एक 5। तो पहले क्या लिखेगा भाई, U को लिखेगा, फिर O, फिर डबल C और फिर A, फिर क्या है बीच के 3 यानी 3 इसको, तो ये आ जाएगा R E T और फिर लास्ट के 5, तो लास्ट के 5 हो जाएंगे S T N E और M। तो ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां से अपन क्या है दशमलव की संख्या काउंट करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पे कितना है, 2 2 4 और एक 5, यानी 5 के बाद में यहाँ पे दशमलव है, और यहाँ पे 4 के बाद में दशमलव है, और यहाँ पे आपका 2 और 2 4, यहाँ पे भी 4 के बाद में दशमलव है। तो टोटल है वो 9 अक्षरों के बाद में दशमलव होनी चाहिए। टोटल है वो 9 अक्षरों के बाद में दशमलव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है आपका मल्टीप्लाई का निशान है। जैसे आप करते हो 0.2 इंटू 0.2 का गुणा करते हो तो 2 2 4, फिर यहाँ पे 1 के बाद में पॉइंट और यहाँ पे 1 के बाद में पॉइंट, यानी 2 के बाद में पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टोटल 4 और 4 8, 8 और 9 कितने हो जाएंगे भी, 4 और 4 8, और एक प्रकार से अपन बात करें भी 4 और 4 8, 8 और 5 13, यानी 13 के बाद में पॉइंट होना चाहिए, 13 अक्षरों के बाद में पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भी पहले इसको काउंट करते हैं, तो ये 2 और 2 4, 4 के बाद में पॉइंट, 2 और 1 3, यानी 3 के बाद में पॉइंट, और ये हो जाए 4 के बाद में पॉइंट, 4 और 4 8, 8 और 3 कितने होते हैं भी, 8 और 3 11, तो ये कैंसिल करो। उसके बाद में 2 2 4 और एक 5, यानी यहाँ पे 5 के बाद में पॉइंट है, 2 2 4 और एक 5, यहाँ पे भी 5 के बाद में पॉइंट है, 2 और 2 4, यहाँ पे 4 के बाद में पॉइंट है। तो ये टोटल 14 के बाद में पॉइंट आ गया, तो इसको भी कैंसिल करो। कितना आना चाहिए, 13 के बाद में पॉइंट आना चाहिए। अब इसमें देखो भी 4 के बाद में पॉइंट, और ये आपके पास में 5 के बाद में पॉइंट, और ये आपके पास में 5 के बाद में पॉइंट, तो ये भी क्या है 14 के बाद में पॉइंट है, तो इसको भी कैंसिल करो। ऑप्शन आपके पास में एक ही बचा है, देख लो। 2 ये 3 के बाद में पॉइंट है, 2 2 4 और एक 5, ये 5 के बाद में पॉइंट है, 2 2 4 और एक 5, ये 5 के बाद में पॉइंट, 5 5 10 और 3 13, तो ये क्लियरली सही है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि मिश्र धन 4 वर्ष में 729 और 7 वर्ष में कितना दे रखा है, 7 वर्ष में 1331 दे रखा है। यानी ये 4 वर्ष में पहले क्या है, 4 वर्ष में 729 हो जाता है और उसके बाद में 7 वर्ष में क्या हो जाता है, 1331 हो जाता है। तो इसका मतलब बीज के अंदर ये 4 वर्ष है और ये 7 वर्ष है, तो बीज का अंतर कितना आ गया अभी, बीज का अंतर है वो आपका 3 वर्ष का आ गया, 3 वर्ष का आ गया। तो ये जो संख्याएं दी गई है ये किसी न किसी संख्या की क्या होगी, घन होगी। तो यहाँ पे बड़ा आपको क्या लिखना है, बड़ा मूलधन और मिश्र धन और अपॉन में छोटा मिश्र धन। और देख लो भी ये ऊपर वाला 11 का है और नीचे वाला 9 का क्यूब है, तो यानी कहने का मतलब 9 से 11 हो रहा है, यानी 2 की वृद्धि होगी कितने के ऊपर, 9 के ऊपर इंटू 100। तो यहाँ पे 200 अपॉन में कितना आ गया, 9। आपको क्या है, दर ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 2 निम 18 बच गया 2 20, 2 निम 18 बच गया 2 अपॉन में 9। तो 22 से ही 2/9%, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ISCII का पूरा रूप बताना है आपको क्या होगा। तो ये हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। अभी अपन पढ़ के आए आउटपुट और इनपुट डिवाइस। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये कंप्यूटर है वो अपने को आंकड़ा दर्शाता है। मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया और आपका प्रिंटर हो गया, ये क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर हो गया। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 78 नंबर क्वेश्चन। इसमें से आपको बताना है कौन सा संगत है। अब इसके अंदर डी का विपरीत W होता है, G का विपरीत T होता है, L का विपरीत O होता है, S का विपरीत है वो S का विपरीत है वो H होता है। तो यहाँ पे देखो भी इसमें कौन सा संगत है। तो ये देखो विपरीत नहीं है एक दूसरे के, ये भी विपरीत नहीं है और ये भी विपरीत नहीं है। काला पानी ये क्या है, विपरीत है, K का उल्टा है वो P होता है भी। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी सरकारी एल्यूमिनियम खदानों के निर्माण के कारण, सरकारी एल्यूमिनियम खदानों के निर्माण के कारण जिन लोगों को पुनर्वासित किया गया था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा गया था उनको, वे अपने नए निवास स्थान की खराब जीवन स्थिति का विरोध कर रहे हैं। यह स्टेटमेंट है। अब संभावित कार्यवाही क्या हो सकती है, तो सरकार को इन लोगों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए एक टीम उनके पास भेजनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है अभी। ठीक है, उनकी जो शिकायतें हैं उनकी जांच करने के लिए भेजना चाहिए एक समिति बना करके, और इन लोगों के नए निवास स्थान में स्वच्छ और सुरक्षित जीवन स्थिति के लिए जांच आयोजित की जानी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ए और बी दोनों से, ये भी ए और बी दोनों आपकी जो संभावित कार्यवाही है वो पालन कर रही है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना ये है भी 80 नंबर क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात x अनुपात 12 है और बी और सी का अनुपात है वो 4 अनुपात y है, 4 अनुपात y है, और a और c का अनुपात है वो 5 अनुपात 3 है। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो भी इस प्रकार से सोल्व करेंगे, a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पे a का अनुपात क्या है, x अनुपात 12 है और b और c का अनुपात कितना है, 4 अनुपात y है। आपस में मल्टीप्लाई करवा दो उल्टे n के साथ में, तो ये 12y हो गया, अनुपात में 12 चौका 48 और अनुपात में 4x आ गया। अब आपको यहाँ पे 4x और 12y इनका मान दे रखा है भी। तो देखो भी यानी 12y का मान आपको कितना दे रखा है, अनुपात के अंदर है, यानी a और c का मान दे रखा है आपको। तो c का मान यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3, तो y का मान कितना आ गया, तो 1/4 आ गया। इसी प्रकार से 4x का मान आपको 5 दे रखा है, तो x का मान कितना आ गया, तो ये हो जाए 5/4। 5/4 आपको क्या चाहिए, x/y चाहिए। तो x का मान कितना है, x का मान है 5/4 इंटू y का मान चाहिए आपको, y का मान कितना है, 1/4 है, तो 1 और ये 4 है वो आपका क्या है, ऊपर चला जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/1। तो ये क्या है भी x/y के बराबर है, तो इसका मतलब 5 अनुपात 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 9/13 भाग 54 के बराबर है,
तो मैंने वो संख्या मान ली x है और इसका क्या है 9/13वां भाग है, वो किसके बराबर है 54 के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा अभी 54 × 13 अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 × 9 9 × 54 और 13 × 78, तो यानी x क्या है वो संख्या 78 आ गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो उसी संख्या का 7/13वां भाग ज्ञात करना है। तो उसी संख्या का यानी 78 का आपको क्या है 7/13वां भाग ज्ञात करना है। 7 × 7 7 × 78 6 7 42, तो कितना हो जाएगा अभी 42 के बराबर होगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक वर्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्त का क्षेत्रफल है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का अनुपात है वो आपको कितना दे रखा है, अनुपात आपको बताना है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। πr² बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां से अपन है वो एक प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं भी, यानी भुजा का मान ज्ञात कर लो। तो भुजा से स्क्वायर का निशान हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर है वो आपके पास में हो जाएगा जो r है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब r तो बाहर निकल आएगा भी, ठीक है। और उसके बाद में ये आपके पास में पाई है वो रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये क्या है भुजा के बराबर हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, वर्त की परिधि और वर्ग के परिमाप में अनुपात ज्ञात करना है। तो वर्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, 2πr बराबर में भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा यहाँ पे कितनी है, भुजा का मान आपने अभी निकाला है r, और इसके अंदर है वो आपके पास में क्या है पाई, पाई है वो रूट के अंदर आ जाएगी। तो अब देखो भी r से r कैंसिल हो गया, 2 × 2 2 2 4, ठीक है। अब ये आपके पास में 2√π है और यहाँ पे क्या है पाई है। अब पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ √π × √π लिख सकता हूँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में आ गया रूट की पाई अपॉन में रूट की पाई अनुपात 2, √π अनुपात 2 है वो आपके पास में ये रिलेशन आ गया, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है क्या रिलेशन है। तो h आता है 8 पे 8 और 3 11, j आता है 10 पे 10 और 3 13, और p आता है 16 पे 16 और 3 19। तो यहाँ पे क्या है +3 कर रहा है अभी सभी में, तो 3 और 3 6 f आ जाएगा, 4 3 7 g आ जाएगा, और 1 और 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा d। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य के अंदर है, तो चिल्का झील हो जाएगी जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ए अकेले किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में करता है, और सी के साथ मिलकर के वे उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी ए है वो 16 दिन में करता है और बी है वो 12 दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी है वो उसे 3 दिन में मिलकर के करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया अभी, तो इसका एलसीएम है वो 48 आ गया। तो 16 3 48, 12 चौका 48, और ये हो जाएगा 16 3 48 16। तो इसके अंदर देखो भी ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में 7 कार्य करते हैं, तो तीनों मिलकर के एक दिन में 16 कार्य करते हैं। तो यहां से अपन क्या करते हैं सी की क्षमता निकाल लेते हैं। तो 16 में से 7 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 9, और यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है वो आपके पास में 48 है। तो इस 48 को करने में यानी ए सी है वो एक दिन के अंदर 9 कार्य करता है, तो 48 कार्य करने में कितना समय लेगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 16 सही 2/3, 3 से काट दिया 16, ये हो जाएगा 16/3। और इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो 3 5 15, और बच गया 1 वो लिख देंगे ऊपर, और ये जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे लिख देंगे। तो 5 सही 1/3 दिन के अंदर है वो कार्य सी कर देगा। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है 2012 में विभाग डी में साक्षात्कार में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या और उसी वर्ष में सभी विभागों के साथ साक्षात्कार में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 2012 में डी के अंदर है वो कितने भाग लिए हैं, तो डी के अंदर है वो 280 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 280 ने। और टोटल कितना है अभी 2012 के अंदर, तो टोटल को जोड़ लो भी 410 प्लस में 300 प्लस में 250
प्लस में 280 और प्लस में 440, तो ये 1680 हो गया। अभी टोटल कितना आ गया 1680। तो 280 है वो 1680 का कितना प्रतिशत है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और ये आपके पास में चला जाएगा 28 से कट रहा है क्या ये, तो इसको आप क्या करो 2800 के ऊपर है वो 168 का भाग दे दो। भी 2800 के ऊपर है वो आप भाग दे दो कितने का 168 का, तो ये आपके पास में आ जाएगा 16.66। कितना आएगा अभी 16.66 के करीबन आएगा। तो देख लेते हैं भी आंसर मैच करके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा क्या गया है, पूछा यहाँ पे है भी शाखा y के लिए किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में हुई वृद्धि या कमी अधिकतम, ये आपको बतानी है। तो शाखा y कौन सी है, ये जो लाल कलर की है वो शाखा y है। भी यहाँ से 30 से 35 होगी यानी 5 की वृद्धि होगी। फिर 35 से 42 हो रहा है, भी 35 से 42 हो रहा है तो 7 की वृद्धि हो रही है। और फिर 42 से ये 45 हो रहा है तो 5 की वृद्धि हो रही है। और फिर 45 से 55 हो रहा है तो इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि हो रही है। सबसे ज्यादा वृद्धि है वो यहीं पे दर्ज की गई है। तो शाखा y के किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2016 के अंदर, 2016 के अंदर है वो पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग अपन देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, कितने की 10% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे 2016 राइट आंसर होगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बताना है भी कुंजी कंपनी ए द्वारा वर्ष 2018 में बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या और दी गई अवधि के दौरान उनकी कुल बिक्री का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। तो 2018 के अनुसार है वो 310 की बिक्री की गई थी, 310 की बिक्री की गई थी। और दी गई अवधि के दौरान कुल बिक्री, दी गई अवधि के दौरान है वो कुल बिक्री कितनी हुई है, तो कुल बिक्री देख लो भी 250 अपॉन में 250 प्लस में 150 और प्लस में 275 प्लस में 255 प्लस में 310, तो ये आपके पास में 1240 आ गया, 1240 आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, तो ये 31 से कम 31 और 31 चौका कितना होता है भी 124 होता है। तो आपके पास में रेशियो कितना आ जाएगा, तो 2018 में बेचे गए स्मार्टफोन की रेशियो और कुल उस अवधि में कुल बिक्री कितनी है, तो 1:4 हो जाएगी, 1:4, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको दिया गया भी एक स्मार्टफोन का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया। मैंने मान लिया भी क्रय मूल्य उसका कितना 100% है और 30% अधिक अंकित किया गया तो यानी 130। तो यहाँ पे उसका एमआरपी रेट है वो कितना है 130 है। और अंकित मूल्य आपको कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, तो यहाँ पे 130 का मान कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। भी 130 का मान कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन में 130, ये आपके पास 1 का मान आ गया। अभी अब आपको मान किसका ज्ञात करना है, तो अनुमानित निर्माण लागत आपको ज्ञात करनी है। यानी अनुमानित निर्माण लागत का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ज्ञात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे कॉस्ट कितना है 30% है, तो यहाँ पे 30 से गुणा कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6000 के अंदर है वो आपको ज्ञात भाग देना है 13 का। तो 6000 के अंदर आप भाग दे दो 13 का, तो ये आपके पास में आ जाएगा 461.5384, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे अनुमानित निर्माण लागत है वो 461 आएगी। फिर 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कथन के अंदर दे रखा है भी देश XYZ द्वारा किए जाने वाला माल का आयात माल के निर्माण की तुलना में काफी अधिक है। भी XY और Z द्वारा देश XYZ द्वारा किए जाने वाले माल का जो आयात है वो उनके निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। यानी मंगवाने वाला जो माल है वो अधिक है और बेचने वाला माल है वो कम है। भी तो यहाँ पे संभावित कार्यवाही क्या हो सकती है, तो सरकार को देश के संसाधनों का अन्वेषण करना चाहिए और उन्हें निर्यात के लिए प्रयोग में लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सरकार को आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में उत्पादन करने हेतु योजना और कार्यवाही का आरंभ करके देश के आयात को कम करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों सही बातें हैं।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, गवाबा ग्रेप का इकलौता चाचा है। गवाबा यानी जी से लिख दो इसको, ये आपका GRAP ग्रेप का क्या है, इकलौता चाचा है, इकलौता चाचा है। और मेगा एप्पल की माँ है, मेगा है वो एप्पल की माँ है। कीवी एप्पल का चाचा है, कीवी है वो एप्पल का चाचा है। बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं भी, बनाना ग्रेप ये रहा, और बनाना और कीवी, कीवी बनाना और ग्रेप, बनाना और ग्रेप ये रहा BANAN, बनाना और ग्रेप दोनों, बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, कीवी के बच्चे हैं वो, ठीक है, कीवी के बच्चे हैं। अब इसने बोला भी मेगा एप्पल की माँ है, मेगा है ना वो आपकी एप्पल की माँ है, तो एक बार मेगा आई नहीं है। कीवी एप्पल का चाचा है, कीवी है ये रहा कीवी, ये एप्पल का चाचा है भी, ये रहा एप्पल, और एप्पल का चाचा लगता है कीवी, ठीक है, चाचा है तो चाचा लिख दिया, एप्पल का चाचा है। बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं भी, और मेगा एप्पल की माँ है, और ये जो आपकी मेगा है, मेगा है ये एप्पल की माँ है, ये एप्पल की माँ है। तो यहाँ पे कीवी है वो एप्पल का चाचा है, और मेगा है वो एप्पल की माँ है। उसके बाद में आगे देखो भी, बनाना की माँ ऑरेंज है, बनाना है इसकी माँ है वो क्या हो जाएगी, ऑरेंज हो जाएगी। तो ये ऑरेंज है वो इसकी माँ हो जाएगी भी, बनाना की माँ कौन सी हो जाएगी, ऑरेंज हो जाएगी। उसके बाद में इसने बोला है ऑरेंज है, ऑरेंज अपने माता पिता का इकलौता संतान है, ऑरेंज है ना वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसका मतलब इसका कोई भाई भूई नहीं है। और गवाबा का एप्पल के साथ में क्या संबंध है, तो गवाबा कहाँ पे है, ये रहा गवाबा, और गवाबा का एप्पल के साथ में क्या संबंध है, तो ये एप्पल का फिर क्या हो जाएगा अभी, एप्पल का एक प्रकार से पिता हो जाएगा अभी, एप्पल का पिता हो जाएगा, क्योंकि ग्रेप है वो सॉरी गवाबा है वो ग्रेप का चाचा है भी, गवाबा ग्रेप का चाचा है। और कीवी है ग्रेप है, ग्रेप है ये आपका जो ग्रेप है वो एक प्रकार से मेग्रो और एप्पल, कीवी एप्पल की, कीवी एप्पल का चाचा है, कीवी है ना ये कीवी, ये एप्पल का चाचा है भी, एप्पल का चाचा है, तो इसका मतलब ये आपका मेल है, ये आपकी मेल है। ऑरेंज है वो माँ है किसकी, बनाना की, ऑरेंज बनाना की माँ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप दोबारा से देखो भी, गुआबा है वो ग्रेप का इकलौता चाचा है, गुआबा है ये रहा ग्रेप का इकलौता चाचा है। मेग्रो एप्पल की माँ है, मेग्रो है वो एप्पल की माँ है भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेग्रो एप्पल की माँ है, ये रही मेग्रो, और ये एप्पल की माँ हो गई भी, ये एप्पल है एप्पल की माँ होगी। और कीवी एप्पल का चाचा है, ये जो आपका कीवी है ना ये यहाँ पे एप्पल का चाचा हो जाएगा भी, एप्पल का चाचा हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं, बनाना और आपका जो ग्रेप है ना, बनाना और ग्रेप ये क्या है, इस कीवी के बच्चे हैं, कीवी के बच्चे हैं। और बनाना की माँ कौन है, बनाना की माँ ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज है वो ग्रेप की भी माँ होगी, ग्रेप की भी माँ हो जाएगी। अब इसने बोला भी ऑरेंज है ना वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो इसका मतलब है भी ऑरेंज का कोई भाई बहन नहीं है, भाई या फिर बहन नहीं है। उसके बाद में इसने यहाँ पे बोला भी गुआबा का एप्पल के साथ में क्या संबंध है, तो ये गुआबा है और इसका एप्पल के साथ में क्या संबंध हो जाएगा, तो ये एप्पल का पिता हो जाएगा भी, एप्पल का क्या हो जाएगा भी, पिता हो जाएगा। गुआबा है वो ऑरेंज का भाई बहन नहीं है क्योंकि ये तो इकलौती है, ठीक है। तो यहाँ पे गुआबा है वो ऑरेंज का, गुआबा है वो एप्पल का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और गुआबा है वो यहाँ पे मेग्रो का, मैंगो का क्या हो जाएगा, ये मैंगो का पति हो जाएगा भी, मैंगो का पति हो जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो, और दूसरी कंडीशन अगर अपन यहाँ पे देखें भी ये हो जाएगा आपका जो गुआबा है ये कीवी का भाई हो जाएगा भी, गुआबा कीवी का भाई हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 92 नंबर क्वेश्चन, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है आगे क्या आएगा, 4 जोड़ रहा है यहाँ पे प्रत्येक के अंदर,
तो 16 में 4 जोड़ेगा 20, 20 पे टी आ जाएगा। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अस्पताल के अंदर कार्य करते हैं, तो जो पुजारी होते हैं वो मंदिर के अंदर कार्य करेंगे भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो 13 और 12, 13 और 12। अब यहाँ पे 13 और 12 से घटाओगे 1, तो ये आपके पास में यहाँ पे क्या है 4 है और इसमें 3 है। 4 और 3, अगर इसका 25, 4 तिया 12 और 13 और 12 के अंदर, अब देखो भी यहाँ पे 4 का स्क्वायर करो आप। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ो, 16 और 9 25 होते हैं। इधर 12 और 13 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे 4, 25 और 4 29, तो यहाँ पे 11 और 18 को जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 45 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और इसमें कितने का स्क्वायर जोड़ें कि 45 हो जाए, तो यहाँ पे 36 में से 45 में से 36 आप निकाल दो बार, तो आपके पास में 9 बचेगा, और 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भी। यहाँ पे ये जो आपका 64 बन रहा है एक प्रकार से, यानी 2 की संख्या के बीच में आ रहा है 11, तो 11 को अगर मैं गुणा करता हूं एक प्रकार से, 11 के अंदर अगर मैंने 5 जोड़ा, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, तो सॉरी 6 और 5 11 हो गए, यानी मैंने 5 जोड़ा दिया प्लस 5 कर दिया, और उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 माइनस कर दिया, और फिर मैंने 1 जोड़ दिया। आई एम राइट, मैंने 1 जोड़ा और फिर मैंने यहाँ पे 3 घटा दिया। ये तो नहीं लगेगा अभी नियम। अब इसके अंदर है वो एक ये नियम हो सकता है भी 11 6 66 माइनस 2, 6 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 11 से 6 से गुणा किया, तो ये एक प्रकार से 64 माने, तो 11 6 66 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद में 5 आ गया, और 5 को फिर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा आपके पास है 5 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 8 40, 5 नहीं 45, 9 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 9 से पहले 6 से किया फिर 9 से, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास में हो जाए 45, 45 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 43। इसी प्रकार से फिर इसको 8 है, पहले कितने से मल्टीप्लाई किया, ये 36 बन रहा है, यहाँ पे पहले 6 से फिर 9 से और 3 की बढ़ोतरी, तो अब 12 से करेगा या फिर वापस 6 से करेगा, तो ये भी नहीं होगा भी। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे, अब इसमें ये नियम लगेगा जो कि ऊपर क्या है भी, यहाँ पे सर्कल में 6 और 4 है, आपस में गुणा करवाओ, तो 6 चौका 24 बन गया। फिर 11 का गुणा करवाओ, 11 दूए 22, 11 दूए 2 से गुणा करूँगा मैं और प्लस कर दूंगा 2, तो 24 हो गया। फिर ऊपर वाला जो सर्कल है इसके अंदर संख्या 4 और 3 आपस में गुणा करवाऊंगा तो 12 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करवाऊंगा 2 से, 5 दूए 10 और प्लस 2 कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से इनका आपस में गुणा करवाऊंगा 6 और 3 का, तो ये हो जाएगा 6 और 3 18, 6 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 18 हो गया। फिर 18 का क्या करूँ, 8 का क्या करूँगा, 2 से गुणा करवाऊंगा और प्लस 2 कर दूंगा, तो 8 दूए 16 और 2 18। इसी प्रकार से 6 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 कम 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें 2 से और प्लस 2 जोड़ने पर 6 आ जाए, तो यहाँ पे 2 से करवाऊंगा मैं। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2 हो तो 2 दूआ 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको दिया गया है कथन भी सभी बालियां ब्लेड है, सारी की सारी जो बी से बालियां हैं वो किस में आ जाएगी, बी एल से ब्लेड में आ जाएगी। बी एल से ब्लेड, बी से बालियां। और कुछ गिटार है वो ब्लेड है, कुछ जो आपकी गिटार है वो क्या है, ब्लेड है, तो ये जी से गिटार हो गई।
अब देखो भी निष्कर्ष क्या है, तो कुछ बालियां गिटार है क्या, बी से बालियां गिटार वाले को काट रही है क्या, नहीं काट रही, कैंसिल करो। और कुछ ब्लेड बालियां है क्या, कुछ ब्लेड है वो बाली वाले को काट रही है क्या, तो कुछ ब्लेड है वो बाली वाले को काट रही है, तो एकदम सही है भी। तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है भी। यहाँ पे कुछ जो ब्लेड है वो क्या है, बाली है, और सारी की सारी ब्लेड है वो क्या है, सारी की सारी बाली है वो क्या है, ब्लेड है। तो यहाँ पे ओनली फॉर निष्कर्ष दूसरा पालन कर रहा है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है, ये 28 ऐड कर रहा है प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक के अंदर 28 ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें 28 ऐड कर दो, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है म्यूजिक, डांस और साउंड। तो आपको पता है भी डांस अलग हो जाएगा और साउंड के अंदर है वो आपका म्यूजिक आ जाएगा। म्यूजिक के अंदर क्या होता है, साउंड होता है भी, म्यूजिक के अंदर है वो साउंड होता है, सारे के सारे जो म्यूजिक है वो साउंड में आ जाएंगे, और डांस है वो आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसका बताना है। तो एच का उल्टा होता है एस, और जी का उल्टा होता है टी, और एल का उल्टा होता है ओ, और यहाँ पे आई का उल्टा होता है आर, और एन का उल्टा है वो क्या होता है, एम होता है। तो विपरीत लिख रहा है, तो क्यू का उल्टा है वो जयपुर क्वीन जे होता है, वी का उल्टा है वो आपका ई होता है, जेड का उल्टा ए होगा, और एम का विपरीत है वो आपका एन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि बिटकॉइन का क्रय मूल्य, बिटकॉइन का मूल्य प्रत्येक 20 सेकंड में $1 की दर से बढ़ता है, यानी 20 सेकंड के अंदर है वो आपका बिटकॉइन $1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 20 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 मिनट के अंदर कितने डॉलर बढ़ेंगे, यानी कितने डॉलर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर है वो आपके $3 बढ़ेंगे। 20, 20 40 और 20 60, तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर $3 बढ़ जाएंगे। तो अब इसने बोला भी आधे घंटे में बिटकॉइन का मूल्य क्या होगा, तो आधे घंटे यानी 30 मिनट में, तो 30 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, $90 बच जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया है वो एनटीपीसी का। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 1 अप्रैल 2021 को, जो 10:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। और एनटीपीसी की जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू कर दी गई है। इसमें आपको तैयारी करने के लिए 135 टेस्ट मिलेंगे भी, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर ही होंगे। जैसे मैं आपको क्रमवाइज करवा रहा हूं उसी तरीके से आपको क्या है एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज में ये पेपर देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।